See, so we were discussing about the dimensions of entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप कितने तरीके की होती है या कितने डायमेंशंस हैं, इसको हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में और हमने बात एंटरप्रेन्योरशिप की थी। हमने बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के में अंदर काम करते हुए जब आपका एंटरप्रेन्योर क्यों है वो, क्योंकि ही हैज़ एन इनोवेटिव आइडिया, पर अभी वो अपना खुद का वेंचर नहीं चला रहा है। अगर वो किसी एंटरप्राइज में काम कर रहा है तो उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप का वी हैव डिस्कस ऑल द पार्ट्स और हमने इसके एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर के डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ लिया था। टेक्नोप्रेन्योरशिप एक नया कंसेप्ट है। टेक्नोप्रेन्योरशिप क्या होता है, जहाँ पे ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे टेक्निकल इनोवेशंस का यूज हो रहा हो, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस जितने भी होंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी Ma'am, कंपनीज voice is होंगी। not clear. नॉट क्लियर और नॉट कमिंग। हम बात कर रहे थे टेक्नोप्रेन्योरशिप। हम इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस पढ़ चुके हैं और उसके डिटेल व्हाट इज इंट्राप्रेन्योरशिप हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे टेक्नोप्रेन्योरशिप। टेक्नोप्रेन्योरशिप का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को यूज करते हुए जो भी आप काम करोगे वो टेक्नोप्रेन्योरशिप होता है। यानी कि आईसीटी बेस्ड, मल्टीमीडिया बेस्ड, यानी कोई भी काम जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जा रहा है वो टेक्नोप्रेन्योरशिप में आता है। एज दे यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है टेक्नोप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू टेक्निकल इनोवेशंस। सो यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी आपकी हमेशा चेंज होती रहती है, इट्स चेंजेस विद टाइम एंड बहुत फास्ट चेंज होने वाला एरिया है टेक्नोलॉजी। जितने भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स है उन सबको अगर हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम टेक्नोप्रेन्योरशिप कहेंगे। यानी कि आईसीटी या मल्टीमीडिया बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, आप लोग जैसे कि ऐप डिजाइन करना, बहुत सारे ऐसे जैसे कि आपका ओला है, उबर है, व्हाट दे आर एक्चुअली द एप्स, है ना। सम इंटेलिजेंट पीपल सिट टुगेदर एंड मेक सम ऐप। उनके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया, उन्होंने एक ऐप बनाया जिसके थ्रू फिर उन्होंने जितने आपके ऑटो वाले हैं या गाड़ी वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनको अपने कांटेक्ट में लिया। और वर्ड हाउ दिस वर्क्स, ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम कर रहा होता है। जो भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आपका वेंचर होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, वो टेक्नोप्रेन्योरशिप बोला जाता है। सो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनोवेशन एंड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोप्रेन्योर कैसा होता है, जिसको किसको हम टेक्नोप्रेन्योर बोलेंगे, अभी बहुत अच्छे से क्लियर आपको नहीं मीनिंग हुआ होगा। सो फॉर दैट हु इज द टेक्नोप्रेन्योर, सबसे पहले होता है इनोवेटिव। हर एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होता है तो टेक्नोप्रेन्योर भी इनोवेटिव होगा ही ब्रिंग्स अ न्यू आइडिया, कुछ नया आइडिया लेके काम करेगा। लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट, बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर नॉलेज में उसका वो एक्सपर्ट हो, ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वही सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल अदर दीज थिंग्स कम्स अंडर द टेक्नोलॉजी। तो वो पर्सन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होना चाहिए। विजनरी हमारा एंटरप्रेन्योर होता ही है तो टेक्नोप्रेन्योर भी होगा। विजनरी का मतलब हम डिस्कस कर चुके थे कि जो फ्यूचर के को समझ सके कि अच्छा आने वाले समय में क्या डिमांड होगी या क्या चेंजेस होंगे ना, तो व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। डायनेमिक भी आपका एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है, ये टेक्नोप्रेन्योर में भी होगी। डायनेमिक थिंग दैट इज कीप ऑन चेंजिंग। हमने बोला टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक फील्ड है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें एडवांसमेंट्स होते हैं। वो पर्सन टेक्नोप्रेन्योर मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द रीसेंट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड मस्ट बी रेडी टू यूज ऑल दैट, उस सबको वो इस्तेमाल भी करे। क्रिएटिव हमारा एंटरप्रेन्योर होता है जो कि एक नया आइडिया लेके आता है, तो अगेन टेक्नोप्रेन्योर भी आपका क्रिएटिव भी होगा साथ में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंटरप्रेन्योर तो ये है ही। हाईली क्वालिफाइड, देखिए दिस पर्सन विल बी हाईली क्वालिफाइड। टेक्नोप्रेन्योर कैन नॉट बी एनी अनएजुकेटेड पर्सन बिकॉज द पर्सन नीड टू बी हैव अ टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो एजुकेशन है, तो क्वालिफाइड होगा तभी वो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा। रिस्क बेयरिंग, आपको मालूम है कि ये आपकी रिस्क बेयरिंग तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्क बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसकी है, रिस्क बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हर एंटरप्रेन्योर की है।
ठीक है। एथिकली कॉन्शियस, अगेन हमारा एंटरप्रेन्योर एथिकली कॉन्शियस होता है ही है, तो टेक्नोप्रेन्योर भी होगा, यानी कि उसका काम जो है वो एथिकल होगा। फ्लेक्सिबल हो, एंड फ्लेक्सिबल मतलब रेडी टू चेंज विद द चेंज इन टाइम, जो अपने आप को समय के अनुसार जो है वो चेंज कर सके। रियलिस्टिक हो, उसके एम्स रियलिस्टिक हो ना। अगेन हमारे अगर एम्स या हमारे गोल्स अनरियलिस्टिक होंगे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल टू अचीव। तो इस तरीके के अगर आप अनरियलिस्टिक एम्स बनाकर चल रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज दैट एम कैन नॉट बी अचीव। So these are the few of the characteristics which can be found in the technopreneur. So इस तरह से आप टेक्नोप्रेन्योर बेसिकली, बाकी सारे देखिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम है जो हमने एंटरप्रेन्योर में पढ़े थे, जैसे कि क्रिएटिव होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, इनोवेटिव हो, फ्लेक्सिबल हो, रिस्क बेयरिंग हो, रियलिस्टिक हो, एथिकल कॉन्शियस हो, एथिकली कॉन्शियस हो। ये सारे पॉइंट्स आप कहीं पे भी किसी भी तरीके के एंटरप्रेन्योर की बात हो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन जब आप टेक्नोप्रेन्योर की बात करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर देंगे, जैसे कि आपने बोला कि टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो हाईली क्वालिफाइड है। दीज आर द फ्यू थिंग विल बी एडेड इन इट। टेक्नोप्रेन्योरियल एक प्रोसेस है, कोई भी बिजनेस जैसे कि एक प्रोसेस होता है, वैसे टेक्नोप्रेन्योरशिप जो है वो भी एक कार्य है, बिजनेस है, उसका भी एक आपकी आवाज बहुत स्लो आ ओके। मैं अगर कुछ नेटवर्क इशू है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट वर्क ऑन दैट। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी, शायद अब आप लोग को आवाज क्लियर है। टेक्नोप्रेन्योरियल प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका आइडिया जनरेशन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, क्लियर नहीं आ रही है? मैम क्लियर है। ओके ओके फाइन, एक सेकेंड, अभी लेट्स स्टार्ट। आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन से मतलब क्या है कि सबसे पहले किसी, देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके जो है हालांकि टेक्नोप्रेन्योरियल प्रोसेस के हैं, पर इसको आप कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस की बात आती है तो उसमें भी काफी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कोई आइडिया, बिजनेस कोई भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक आइडिया होता है, कोई आइडिया जनरेट करेंगे ना, दिमाग में कोई आइडिया आएगा, फिर उस आइडिया की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम देखेंगे फिजिबल है कि नहीं है, विद लिमिटेशंस है कि नहीं है, एक्सपेंडिचर्स कितने आएंगे, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो सारी चीजें स्क्रीनिंग में आएगा। स्क्रीनिंग में आने के बाद होता है कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को एक स्मॉल लेवल पे करके, एक छोटे से सेक्टर पे करके देखा जाए, चेक किया जाए कि पहले हम इसकी डिमांड देखते हैं किस तरीके की है, फिर हम अपना कार्य जो है लार्ज स्केल पे स्टार्ट करेंगे। देन बिजनेस एनालिसिस। अब आपका आता है, अगर आपने टेस्टिंग कर ली है और आप सेटिस्फाइड हैं कि यस द आइडिया इज गुड, द आइडिया इज गुड टू बी जनरेटेड, यानी सक्सेसफुल आइडिया हो सकता है, तो आप एनालिसिस करोगे बिजनेस प्लान का कि आपका बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, और उसमें यानी स्टेप बाय स्टेप हाउ विल यू वर्क, आपका बिजनेस किस तरीके से होगा। देन प्रोटोटाइपिंग, देन एक्चुअली यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, है ना। इम्प्लीमेंट के बाद आप करेंगे टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग, अब आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब आप मार्केट का रिस्पॉन्स देखेंगे। कमर्शलाइजेशन, अब जब आपका रिस्पॉन्स आएगा अच्छा, तो आप उसे कमर्शलाइज करेंगे, यानी कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। लास्ट आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, उसको मॉनिटर करने का मतलब होता है कि उसका सुपरवाइज करना, उसका रिस्पॉन्स चेक करना और इवैल्यूएट करना, अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि सब ड्रॉबैक्स कहीं तो नहीं रह गए हैं, तो इस तरह से ओवरऑल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करना। दीज आर द स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और वी कैन से दैट टेक्नोप्रेन्योरशिप। एक और डायमेंशन होता है इसका, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कल्चरल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी भी कंट्री के कल्चरल हेरिटेज को इस्तेमाल करता है अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। ठीक है, हमें मालूम है कि इंडिया इज अ कंट्री विच हैज अ लार्ज या रिच कल्चरल हेरिटेज। इस कल्चरल हेरिटेज को अगर हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा कमर्शियल फायदा हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उन्होंने कहा कि हु कैन बी अ कल्चरल एंटरप्रेन्योर। कल्चरल एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जैसे कि उन्होंने बोला कि हु ऑर्गेनाइज कल्चरल, फाइनेंशियल, सोशल, ह्यूमन कैपिटल टू जनरेट फ्रॉम कल्चरल एक्टिविटी।
जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू वो अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरीके के हो सकता है, यानी किस तरीके से हम क्रिएटिवली कल्चर को अपने यूज करके बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये होता है कि जैसे कि हर कल्चर का अपना एक डिस्टिंक्ट पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली हाट में या जब हमारा दिल्ली ट्रेड फेयर लगता है, तो उसमें क्या होता है कि हर शहर, हर स्टेट का अपना एक स्टॉल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, पूरा पंजाब का कल्चर हम डिपिक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि खाना पीना पंजाबी होगा, वहाँ का डेकोरेशन पंजाबी होगा, वहाँ के कॉस्ट्यूम जो लोग पहने हुए होंगे। तो यानी क्या है, हम पंजाबी कल्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बेच कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे हम वो चीज़ें बेचेंगे जो पंजाब में फेमस है, लेकिन वी आर यूजिंग दैट कल्चर ऑफ द पंजाब फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइप का कोई भी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्यूजीन हो कहीं का, उसको पॉपुलराइज करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। किसी भी तरीके से हम अपने कल्चरल जो हेरिटेज है उसकी हेल्प से हम अगर अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो दैट इज कम्स अंडर द कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे बिजनेस जो है वो आप अपने कंट्री के बाहर भी कर रहे होंगे। यानी कि आपका बिजनेस जो है वो सिर्फ आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक ही लिमिट नहीं होगा, आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे होगे, तो उसको हम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब हर कंट्री का फायदा क्या होता है कि हर कंट्री की अपना अलग अलग पोटेंशियल है। और अगर हम देखते हैं तो हमारे अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो हमारे लोकल एरिया में कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम अपने डायमेंशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं और हम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, तो हमें ज़्यादा फायदा ये होगा कि उन एरिया तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे जहाँ पे वो नहीं अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि चिकनकारी की, तो हमें मालूम है कि लखनऊ का चिकनकारी बहुत मशहूर है। लेकिन क्योंकि लखनऊ का है ये चिकनकारी, तो यहाँ पे हर कोई कर रहा होता है, पूरे पूरे मार्केट्स हैं चिकन के, बहुत प्लेंटी में ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल है, यहाँ पे उसकी उतनी डिमांड नहीं होगी। या अगर हम इंडिया के भी दूसरे स्टेट्स में देखे जाएं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि बाहर की कंट्रीज में, बिकॉज द चिकनकारी इज द हैंड ना एम्ब्रॉयडरी, हाथ से बनाई हुई चीजें, दिस काइंड ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी इज रेयरली अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। वहाँ पे इतना ज़्यादा, वहाँ मशीन मेड प्रोडक्ट ज़्यादा है, वहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स क्योंकि कम है इसलिए वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम अपने बिजनेस वेंचर को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कर पाए, तो उससे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू क्रिएट द मोर डिमांड, और हम लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं। कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंस बताए हैं कि अगर हम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। पहला है एक्सेस टू लार्ज कंज्यूमर बेस, कंज्यूमर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक हमारा लोकल कंज्यूमर था, अब उसमें एडिशन हो गया ना, और नए कस्टमर्स ऐड हो गए ना, तो कंज्यूमर बेस बढ़ गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए। ठीक है। एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है हर जगह पे, हमेशा प्रोडक्ट जो है वो शुरू होता है फिर एक सैचुरेशन पे पहुंचता है। लेकिन अगर हम ज्यादा मार्केट हमारे होंगे तो एक जगह पे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो स्लो होगी, दूसरे हमारी कंट्री में हो सकता है कि उसको वो उसकी इस समय जो है वो बूम पे हो। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं होगा, यू ऑलवेज हैव सम द डिमांड। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है कि आप बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकें, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आपका जहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कॉस्ट कम हो और आपके कॉस्ट मिनिमाइज कर सके, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट तो आपके जो लोकल मार्केट में है वही रहेगी, और विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन क्रिएट, आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ओवरऑल आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी, तो आपको इट विल बी लेस कॉस्टली फॉर यू, टोटल और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ब्रांड बिल्डिंग, प्रोडक्ट ब्रांड के फॉर्म में डेवलप हो सकता है, बन सकता है। इंस्पिरेशन फॉर स्टार्टअप,
इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए और नए स्टार्टअप्स के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है. द अदर पीपल विल आल्सो बी एनकरेज्ड विद दिस आइडिया कि अच्छा दैट पर्सन इज डीलिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट, हम भी अपने प्रोडक्ट को इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी भाई, अगर आप इंटरनेशनल सप्लाई कर रहे हो तो कंपटीशन ज़्यादा होगा. कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट जो है इज बाउंड टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एट द मोस्ट रीजनेबल कॉस्ट. तो कंज्यूमर्स को इससे बहुत फायदा मिल जाता है जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है. तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अब आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पूरे करने पड़ेंगे. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो विदाउट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आपसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो. प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस होगी एंड हार्नेसिंग द चीपर रिसोर्सेज. आपके जितने भी रिसोर्सेज जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है चीप रेट पे, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे. एंड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक ब्रांड्स, जो इंडियन या नेशनल जो ब्रांड्स हैं उनकी ग्रोथ होगी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी लोगों से उसकी पहचान होगी. सो इस तरह से आपके डोमेस्टिक ब्रांड्स की ग्रोथ होगी. इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पहला है कि एक्सपोजर टू वेरिंग एंटरप्रेन्योरशिप. अब आपका जो प्रॉब्लम क्या आएगी कि दूसरे कंट्रीज का सेटअप अलग होगा, तो वहाँ का काम करने का तरीका अलग होगा. अब आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा ना. यू नीड टू डील, योर प्रोडक्ट must satisfy all those requirements which are being asked at the international market. And लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि वेदर यू विल बी एबल टू फेस दैट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट. यानी कि आपके यहाँ इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि आप उस लेवल्स की प्रोडक्ट जनरेट कर सको जिसकी वजह से आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए सुटेबल या अप टू दैट मार्क आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सको. कल्चरल डाइवर्सिटी, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो प्रोडक्ट आपके डोमेस्टिक मार्केट में जिसकी डिमांड है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड हो. ये कल्चरल डिफरेंस होता है. जैसे कि मैंने एक चिकनकारी का एग्जांपल दिया. ये चिकनकारी जो है वो हमारे लोकल मार्केट में मशहूर किसके लिए है, खास तौर पे कुर्तों के लिए या सूट्स के लिए. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह कुर्ते या सूट्स नहीं पहने जाते हैं. अब क्या करना होगा, वो एज इट इज इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं होगी उसकी. आपको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से करना होगा जो इंटरनेशनल मार्केट को सूट कर सके. बिकॉज ड्यू टू द कल्चरल डाइवर्सिटी द सेम प्रोडक्ट विल नॉट बी फिट इन द इंटरनेशनल मार्केट. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिपेंड करता है कि होस्ट कंट्री यानी जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, होम कंट्री जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है और होस्ट कंट्री जहाँ आप सेल कर रहे हो, उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लेवल कितना है. ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इट इज़ ईजियर टू सेल, इट इज ईजियर. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करोगे तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास चैनल चाहिए. प्रोडक्ट आप ऑर्डर लेना, डिस्पैच करना, पेमेंट. So whether all those technological advancements are there in the international market or not, जहाँ पे आप भेजना चाह रहे हो सकता है आप सेल करना चाह रहे हो अंडर डेवलप कंट्रीज में भी, वहाँ पे इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के इतने सेफ मोड्स नहीं है. तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रख के इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट करनी होगी. रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि हर बिजनेस जो है पर्टिकुलर कंट्री के जो भी रेगुलेटरी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लॉज हैं उसके तहत जो है जो उसको रेगुलेट करना होता है. तो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उसकी क्या नॉर्म्स है, वेदर दे अलाउ यू और नॉट, और उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है. बिकॉज दैट टू जब कोई गवर्नमेंट आती है तो वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस और चीज़ों में मॉडिफिकेशंस करती है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट करते हैं. दिस कैन बी द चैलेंजेस. कुछ बैरियर्स को लास्ट में उन्होंने और सम अप कर दिया है जिसकी अभी हमने बात की, वही सारे ही हैं. जैसे कि लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बैरियर्स टू इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप. क्या क्या चीज़ें बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कि उन्होंने बोला लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड. अगर लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत पहले बात है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड. अगर एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड ही नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात ही नहीं हो सकती है. एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस. सो इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू डू गो फॉर एन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप. लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द मार्केट, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के मार्केट किस कंट्री में है, कहाँ पे है,
अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपका प्रोडक्ट ऑब्वियसली आप यू कैन नॉट गो फॉर द सेल। फाइनेंसिंग कंसर्न, बाहर सेल करने के लिए आपको ज़्यादा फंडिंग चाहिए होगी, फाइनेंसेस चाहिए होंगे, प्रोडक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, कई सारे इनको लेवल्स को क्रॉस करके जाना होगा, आपके पास उतना सारा पैसा है या नहीं है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, अब जिस कंट्री में भी आप अपना सप्लाई कर रहे हो वहाँ की गवर्नमेंट की क्या धारणा है आपकी कंट्री के बारे में। जिन दो कंट्रीज के बीच में आपसी संबंध फ्रेंडली होते हैं वहाँ ट्रेड करना आसान होता है। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिनकी डिमांड उन कंट्रीज में हो सकती है जो दे आर नॉट सो फ्रेंडली विद योर कंट्री, तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी अ पॉलिटिकल विल, neither your government will allow to export on those country, neither their government will allow you to import. So this political will also affect your international entrepreneurship. Conservative outlook towards change, बहुत सारे लोग जो हैं वो बदलाव नहीं चाहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, लोकल चल रहा है, हमारी अमीनाबाद में बड़ी सी दुकान है, हम उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। अगर इस तरह का आपका ट्रेडिशनल आउटलुक है, कंजर्वेटिव आउटलुक है, तो अगेन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको दिक्कत आएगी। पॉसिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे स्किल ह्यूमन रिसोर्स की कमी अगर है तो टू फुलफिल द इंटरनेशनल डिमांड एंड द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यू नीड टू हैव अ स्किल्ड मैन पावर। और अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है पर स्किल नहीं है तो आप जो प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नहीं तैयार कर पाएंगे और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रिपेयर नहीं है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स अभी हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेशन इश्यूज, अगेन ये वही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी वाली बात आ गई। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इम्पोर्ट ड्यूटीज कितनी है, टैक्सेशन इश्यूज क्या है कंट्रीज के, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेंगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेंगी तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेंगे एंड अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। That's it. Unit 1 is over here.